नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे डिबेट शो का, जहां पर आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार चुनाव में युवाओं की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। अगर बात छत्तीसगढ़ की आबादी की जाए तो प्रदेश की कुल आबादी 3,01,80,000 है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक के लोगों की संख्या 2,81,174 है। इस साल के विधानसभा चुनाव में 3 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसी कड़ी में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी युवाओं को साधने के लिए लगातार बैठकें और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिला स्तर पर लगातार अभियान चला रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए भी सख्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने युवा कांग्रेस की बैठक ली। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि व्यवहारिक कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। अपने बूथ, अपने गांव, अपने शहर को मजबूत करने को कहा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और साफ कहा है कि शासन में युवाओं के साथ बर्बरता और धोखेबाजी हुई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में युवा किसके साथ जाएंगे और किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में युवाओं के साथ जो बर्बरता और धोखेबाजी हुई है, उसे इतिहास के पन्नों में सदैव देखा जा सकेगा। 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। 15,000 करोड़ रुपए की राशि युवाओं को दी जानी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया गया। युवाओं को नौकरी दी जानी थी, उसके बदले झूठे आंकड़े दे दिए गए। 4.5 साल में महज 20, 30, 40 हजार नौकरियां ही युवाओं को मिल पाई हैं। हालात भयावह हैं। 91 चपरासी के पदों के लिए 2.25 लाख लोग, पढ़े लिखे लोग एप्लीकेशन करते हैं। बेरोजगारी भत्ता जो कई शर्तें लगाकर चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है, हैरानी की बात है उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। पीएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें घोटाला करके जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ धोखा करके अपने रिश्तेदारों को कांग्रेस के नेताओं ने प्रमोट करवा दिया है। तो आखिर युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के शासन में बचा क्या है? इस धोखे का बदला युवा जरूर लेंगे। जितनी बैठकें कांग्रेस को करनी है करें, लेकिन भाजपा इन युवाओं के साथ इनके हक की लड़ाई में हमेशा खड़ी रही है। अतः अब युवा भाजपा के साथ है। देखिए, एक तरफ तो पहली बात तो यह है कि पहले रेल बजट होता था, उसको आपने बंद कर दिया और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती थी। दूसरी बात है, जो बेसिक काम होना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा है। तीसरी बात यह है कि आज जिस प्रकार से मालगाड़ी से टकराया है, अभी तो जांच का विषय है। यदि दो ट्रेनों के लोग को एक साथ चला रहे हैं, मान लो एक ट्रेन 65 बोगी लेके चलती है और आपने 2 ट्रेनों को जोड़ दिया तो 130 हो गया, तो जो स्पान है वो बहुत लंबा हो गया और उसके कारण से हो सकता है ये दुर्घटना हुई। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसको देख भी रहे हैं कि कितने ट्रेनें बंद हुई। केवल मालगाड़ी को निकालने के लिए यात्री ट्रेनें बंद की गई और केवल अब ये है कि ऑर्नामेंटल ही सजावटी कार्य इन वर्षों में देखने को मिल रहा है। जो मूलभूत काम है वो हो नहीं रहा है। हो सकता है इसके कारण से दुर्घटना हो, क्योंकि अब मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन लगता है कि इस प्रकार से जो कार्य हुए हैं और उसके कारण से दुर्घटना संभव हुआ। सर, इलेक्शन से पहले की कोई यूथ कांग्रेस को यही मैंने कहा कि देखिए, ये यूथ कांग्रेस की जो उम्र है वो बहुत थोड़ा सा स्वप्न देखने वाला उम्र है और ऐसे समय में बहुत व्यवहारिक जो काम करना है वो थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं। तो हमको व्यवहारिकता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है
और उसमें बूथ को अपने को मजबूत करना है। जिस बूथ में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसको हम लोगों को मजबूती देना चाहिए। तो इस बार के चुनाव में युवाओं का मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा प्रदेश कांग्रेस से आकाश दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस डिबेट शो में। चर्चा की शुरुआत आकाश जी मैं आपके साथ करना चाहती हूं। जिस तरह से चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 2018 की तर्ज पर अगर बात की जाए तो 2018 और 23 में आप क्या चुनौतियां और बदलाव देखते हैं और किस तरह से इन चुनाव के नतीजों को बताना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार लगातार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और जो डेटा जो आता है वो सेंट्रल से आता है। सबसे पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी वाला जो राज्य है वो हमारा छत्तीसगढ़ है। लगातार हमने जो वादा किया था वो वादे के साथ हम लगातार सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। जैसे वो बेरोजगारी भत्ता हो, जो युवा लगातार पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पैसों की दिक्कत आ रही है, उनको हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे PSC हो, चाहे व्यापक हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका फीस पूरा माफ है, फ्री है। आप फ्री में जाकर फॉर्म उसमें फिल कर सकते हैं। युवाओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा मितान क्लब है, जिससे युवा पढ़ेंगे भी और आगे खेलकूद में भी लगातार हिस्सा लेते रहेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं जैसे ही आरक्षण का मुद्दा क्लियर है, उसके बाद लगातार भर्तियों का जो युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का एक तरह के पूरा बम्फर लग चुका है। लगातार सरकारी नौकरी आ रही है। इसमें युवा कंफ्यूज हो गया कि हम कौन से पोस्ट में फॉर्म फिल करें, कौन से पोस्ट में फॉर्म नहीं फिल करें। इसलिए हमारी कांग्रेस सरकार जब से बनी है लगातार युवाओं के हित में कार्य करती है, चाहे वो युवाओं के शारीरिक रूप के लिए हो या फिर मानसिक के लिए हो। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है राहुल जी, सबसे पहले मैं इसके बाद आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह युवाओं की भूमिका पर बात हो रही है, तो इन चुनाव में सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बीजेपी किस तरह से युवाओं को देखती है इन चुनावों में? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में तकरीबन 12 लाख रोजगार का सृजन हुआ, जिसमें इन्होंने जो 5,60,000 कर्मचारियों को इन्होंने नियमितीकरण का वादा किया था, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का वादा किया था, उनको भी अगर किसी नौकरी देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया गया। 3.5 लाख शिक्षा कर्मियों को नौकरी दिया गया और ऐसे विभिन्न विभागों को अगर आप टोटल करें तो लगभग 12 लाख रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को दिया गया था। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सबसे पहले तो झुंझुना पकड़ाया कि 10 लाख बेरोजगार साथियों को 2500 बेरोजगारी भत्ता का इन्होंने घोषणा पत्र में 5वें नंबर पे अपने घोषणा पत्र के बिंदु में लिखा हुआ है कि हम 10 लाख बेरोजगार साथियों को 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। मगर आज इन्होंने कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया? जब चुनाव करीब आ रहा है तो महज 40,000 के आसपास युवा साथियों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। तो लगभग 9 लाख से अधिक युवा साथियों के साथ तो यहाँ पे छलावा हुआ। उसके बाद आप देखिए भर्ती परीक्षाओं की जो बात कर रहे थे कि भर्ती इतनी ज्यादा नहीं कर रही है, हालांकि इन्होंने तो आरक्षण के नाम पे पूरे छात्रों को और युवाओं को गुमराह किया। तभी आपको ध्यान में होगा कि 2 माह पूर्व जब BEd संघ के पढ़े लिखे छात्र आंदोलन के लिए वार्तालाप में आते हैं तो ये सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसाती है, बर्बरता पूर्वक व्यवहार करती है। वो तो धन्य है कि कोर्ट ने उसमें मध्यस्थता की, कोर्ट ने इसे बहाल किया था। आज भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और उसके बाद आप देखिए PSC में महाघोटाला, SI में घोटाला, बिजली विभाग में घोटाला और अभी 4 दिन पूर्व देखिए वन विभाग के जब का जो रिजल्ट आया उसमें उसेन बोल्ट और PT उषा को भी पछाड़ दी छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों ने। और इत्तेफाक देखिए वन विभाग का परीक्षा था और दोनों के दोनों परीक्षार्थी वर्धा के निकलते हैं। तो ये युवा खुश नहीं है, युवा तो दहशत में है कि हम फार्म डाल रहे हैं कि अपने साथ टाइम पास कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को भरने में लगी हुई है। और रही बात ये कह रहे थे राजीव मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये सरकार किसी के लिए काम करे ना करे अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है। राजीव मितान क्लब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिसे
पालन पोषण के लिए प्रति वर्ष एक समूह को 1 लाख रुपए दिया जाता है प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में, जिसके लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किया जा चुका है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े हैं। वैसे आप जाएंगे गौठानों में जो अध्यक्ष हैं और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हें 1000 रुपए भत्ता दे दिया गया। आप देखिए सोसाइटी जो होते हैं, सहकारी सोसाइटी, उसमें पहले चुनाव होता था, किसान वोट करते थे, आज इन्होंने अपने अध्यक्ष को मनोनीत करके बैठा दिया, चुनाव प्रणाली रोक दी और अनाज का जो दुकान होता था, राशन दुकान शासकीय, उसे पहले समूह चलाती थी, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता चला रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पेट पोषने की योजनाएं चला रहे हैं। ठीक है, नितिन जी आपके पास आना चाहूंगे। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी, आप क्योंकि राजनीति में अच्छी पकड़ भी रखते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस तरह से इस बार युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है इन चुनाव में, किस तरह से आप देख रहे हैं इस भूमिका को? जी निश्चित तौर पे भाजपा हो या कांग्रेस में बोलना चाहूंगा कि अगर 2018 के इलेक्शनों से कंपेयर किया जाए तो लगभग 9 लाख नए वोटर इस बार 2023 के इलेक्शन में भाग लेने जा रहे हैं और उस 9 लाख में लगभग बताना चाहूंगा 3 लाख युवा वोटर जो नए शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक युवाओं को अपनी ओर खींचना एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगा। और अगर युवाओं की हम बात करें तो रोजगार का मुद्दा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर निकल के आएगा। भाजपा के लिए अगर चुनौतियों की बात करें तो भाजपा केंद्र अपने भले छत्तीसगढ़ में वो अपोज है, लेकिन केंद्र की नीतियों को कहीं ना कहीं दोषी बताते हुए उन पे आरोप प्रत्यारोप जड़ती आ रही है। वो बात करेंगे, अगर कहीं बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके कि उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की वादा किया था। हालांकि अगर हम सरकारी आंकड़ों पे जाएं, SMI के आंकड़ों में जो अभी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के दर है वो 0.7 और नेशनल का जो दिखाता है वो 0.76। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भाजपा के लिए जवाब देना युवाओं के लिए एक बड़ा चुनौती रहेगा आगामी चुनाव में। वहीं अगर कांग्रेस अपनी इन चैलेंजों को बात करती है तो भाजपा इस बारे में भाजपा SMI के आंकड़े न उठाते हुए वो जो यहाँ की पंजीयन इकाई है छत्तीसगढ़ की रोजगार कार्यालय की, उसको लेकर मुद्दा उठाती है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं 20 से 22 लाख अभी भी बेरोजगार युवक हैं और उसको लेके वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को आड़े हाथों लेती आ रही है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की चुनौतियों की बात है, कांग्रेस जिन मुद्दों को लेके युवाओं के बीच में जा सकती है वो खासकर कि मेरे को दिखता है कि नरवा गरबा गुरुवा बाड़ी से वो कुछ बोलते हैं कि हमने बेरोजगारी दर कम की। कोरोना काल के जज्बात जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलते आए कि देश का जो प्रभाव बेरोजगारी का था वो छत्तीसगढ़ में कहीं देखने को नहीं मिला, कि गोबर बेच के लोगों ने स्कूटियां खरीदी या अन्य जैसे कई उदाहरण बोलती है। एक बड़ा चैलेंज जरूर कांग्रेस अपने ओर खींचती है और कांग्रेस सत्ताधारी कांग्रेस दल जो बोलता है कि जो पलायन का एक मुद्दा था, हमेशा बेरोजगारी और पलायन एक दूसरे के पूरक हैं कहीं ना कहीं, कांग्रेस इस बात को जरूर चैलेंज के रूप में लेती है और उनका ये कहना है कांग्रेसी नेताओं का कि 3.5 लाख का जो पलायन हर साल होता था, 3.5-4 लाख का, वो लगभग पिछले सालों में रुका है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खेती के कई ऑप्शन खोले हैं, नई उद्योग नीति दी है जिससे युवाओं को यहाँ रुकने का और छत्तीसगढ़ में उनको आर्थिक प्रगति दिख रहा है। ग्रामीण परिवेश में और ग्रामीण अधोसंरचना में जिस हिसाब से सरकार बड़े बड़े दावे करती है, देखना तो यह होगा कि आखिरी आंकड़े क्या निकल के आते हैं इलेक्शन के पहले। हालांकि भाजपा के लिए भी ये चुनौती कहीं ना कहीं कम नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है या अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो युवाओं के लिए योजनाएं हैं वो जनसाधारण तक भाजपा कैसे ले जा पाएगी, छत्तीसगढ़ के जनसाधारण तक, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रोत्साहित करना, रोजगार के आंकड़े और रोजगार के ऑप्शंस को लेकर अगर पार्टियां आगे बढ़ेंगी तो वो मेजर युवाओं को, जो कि एक बहुत अहम परसेंटेज होने वाला है 2023 के इलेक्शन में छत्तीसगढ़ में, 3 लाख से ज्यादा नए वोटर, मतलब एक 33% के आसपास जो नए वोटर 9 लाख आए, उसमें से लगभग आप बोलेंगे कि 3 लाख नए वोटर्स युवा जुड़े हैं। तो युवाओं के लिए कई अच्छे ऑप्शंस दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से जो बात कही गई है कि बेरोजगारी भत्ते पे सबसे पहले अगर मैं आना चाहूं कि वादे पहले किए गए थे और जब चुनाव नजदीक आए हैं तब बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, क्या इसको एक चुनावी स्टंट के रूप में माना जाए?
जो भत्ता है ना उसका कैलकुलेशन होता है कितने युवा बेरोजगार हैं। और अगले बार भी हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो लगातार जो बेरोजगारी भत्ता है वो लगातार दिया जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं है। जो नहीं, चुनाव नजदीक आए हैं, 4 साल बेरोजगारी भत्ता नहीं लगाया गया और चुनाव नजदीक आए उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मैम बेरोजगारों को कैलकुलेशन हो रहा था मैम, उसमें समय लग गया है। और उसके बाद अगले बार भी हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, उसमें भी हम लगातार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और मेरे साथी जो बता रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके केंद्र सरकार का जो प्रतिवर्ष बोले 2 करोड़ रोजगार, वो रोजगार कहाँ है? सेंट्रल में मैं भर्तियां मुझे दिखती ही नहीं है, सेंट्रल की भर्तियां कहाँ गई? और दूसरे एक बात कर रहे भाई जो बीच में बूढ़ापारा में जो प्रदर्शन हुआ था, साथी भाई को बताना चाहता हूँ उसके अगले दिन ही एसआई के अभ्यर्थी ने जो धरना किया था, उसके अगले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाकर अगले दिन से उसकी भर्ती स्टार्ट करवा दी थी। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है जिसमें लगातार और बहुत जल्दबाजी से फैसले लेते हैं। और ये सरकार युवाओं के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलने वाली है और सबका साथ साथ विकास करती है। ठीक है, राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से केंद्र सरकार की मुद्दे उठाए जाते हैं कि रोजगार नहीं दे पाए, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि केंद्र के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो सबसे पहली बात केंद्र सरकार से अपना कंपेयर बंद करें, क्योंकि इनकी जितनी भी योजना है, मैंने आपको गिनाया कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता से संबंधित योजना है। और तो और भर्तियों में जिस प्रकार से लिस्ट आ रही है, जिस प्रकार से लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा हो रहा है, और उसके बाद भी मामले उठाने के बाद भी ये सरकार इतनी हठधर्मी है कि एक जांच कमेटी भी नहीं बनाई जाती। अरे भैया, आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले, प्रथम रहने वाले उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं छत्तीसगढ़ में, उस पर भी कोई जांच नहीं होती। पीएससी में देखिए 15 जो टॉपर होते हैं डिप्टी कलेक्टर के, उसमें 10 ऐसे होते हैं जो भाई बहन, पति पत्नी और अधिकारियों के बच्चे। तो उससे कंपेयर ये नहीं करना चाहते हो। केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है आप देखिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोरोना काल में घर घर राशन का मामला हो, जिसको राज्य सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ का उसमें घोटाला कर डाला। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, चाहे आयुष्मान कार्ड का मामला हो, जो भी योजना केंद्र सरकार की योजनाएं घर तक पहुंचने वाली और जन जन तक पहुंचने वाली योजनाएं रहती है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, आप देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तो 16 लाख आवास को रोके रखा। अभी आंदोलन हुआ तो महज 1,30,000 आवास जारी किया है और यहाँ पे 15 लाख से अधिक आवास अभी भी रोके गए हैं। चुनावी स्टेटमेंट है ये, चुनावी स्टंट है ये, जो कम से कम 1.25 लाख के आसपास आवास जारी किए हैं। तो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं कम से कम लोगों के घरों तक पहुंचती है, जन जन तक पहुंचती है, और इनकी योजनाएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है। तो ये कंपेयर करना तो बंद कर दें कि केंद्र सरकार में क्या है, राज्य सरकार के विषय में आप आंकड़े प्रस्तुत करिए तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल, ठीक है। नितिन जी आपके पास आना चाहूंगी मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से कि अगर प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र के मुद्दे लाकर और प्रदेश के मुद्दों से जोड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कितना इसका फायदा भी दूसरी पार्टियों को उठाने को मिलेगा? कहीं ना कहीं अगर भाजपा यहाँ विपक्ष में है लेकिन केंद्र में उनकी सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में जहां तक युवाओं को, सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो जानकारी पत्रकारिता जगत से और जो खबरों के माध्यम से भाजपा जो छत्तीसगढ़ में युवाओं को आकर्षित करने की जो तैयारी है, वो कहीं ना कहीं एक और ये माना जा रहा है कि 80% नए और युवा चेहरे भाजपा इस बार छत्तीसगढ़ में उतारेगी युवाओं को आकर्षित करने के लिए। दूसरा मुद्दा ये आता है कि भाजपा के लिए चुनौती कहीं ना कहीं बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई और कीमतें जरूर युवाओं के लिए एक चैलेंजिंग विषय रहेगा, लेकिन उसको किस तरह से भाजपा यहाँ पर ले सकती है। कांग्रेस हालांकि अपने आंकड़े लेकर जिन आंकड़ों के साथ यहाँ पर खेल रही है, उनका ये कहना है कि 0.7 का आंकड़ा जो बेरोजगारी दर है वो छत्तीसगढ़ का पूरे देश में सबसे कम है, और वो राष्ट्रीय आंकड़ों को 7.6 पूरे ओवरऑल में गिनाकर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर एक निशाना ताकती है। लेकिन ये जरूर बोला जाना चाहिए कि राष्ट्रीय नीतियों को और राज्य की नीतियों में उनका जो परिणाम आया या उस पर रोजगार की दर जो परसेंटेज वो बढ़ा, युवा उसमें कितना उत्साहित है और कितना संतुष्ट, यही आगामी चुनाव में किसी पार्टी के लिए मुख्य विषय बनेगा। राष्ट्रीय मुद्दों को हालांकि ये बोला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधायक के चुनाव या छत्तीसगढ़ के चुनाव में विधायकी से संबंधित निजी और स्थानीय मुद्दों को जरूर महत्वपूर्ण विषय रखा जाएगा, लेकिन अगर भाजपा के
मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, और अगर वो घोटालों की बात करते हैं इन योजनाओं में हुई, तो उनको जनसाधारण तक और उन घोटालों से हटकर भाजपा उनके लिए क्या लाई है, ये निश्चित तौर पे उनके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहेगा। जहां तक कांग्रेस के आंकड़ों की बात है कि उन्हें 3.5 लाख के आसपास के पलायन रोके हैं, गोबर से पेंट बनाना, गोबर बेचकर स्कूटी खरीदने जैसे कई उदाहरण, नई उद्योग नीतियों में कई सारे इंडस्ट्रियल, ग्रामीण इंडस्ट्रियल रीपा के माध्यम से उन्होंने कोशिश की है। अब रीपा और ग्रामीण अधोसंरचना के विकास का क्या नतीजा इस 2023 में युवाओं के बीच देखने को मिल सकता है, ये निश्चित तौर पे युवाओं के लिए चैलेंजिंग विषय होगा। और दोनों ही पार्टियों को ये जरूरत रहेगी कि तथ्यात्मक आंकड़े और युवाओं की संतुष्टि के साथ कहीं ना कहीं, चाहे वो युवाओं से संबंधित कोई भी विषय हो, उद्योग नीति हो, रोजगार हो, खेलकूद का विषय हो, आईटीआई के मतलब आईटीआई तो खैर उद्योग से संबंधित ही हो गया, लेकिन और कोई अन्य विषय जो युवाओं को आकर्षित करते हों, या नई किसी व्यापारिक नीति के तहत युवाओं को रोजगार की बढ़ोतरी मिली हो छत्तीसगढ़ में, यही मुद्दे होंगे जिसमें कि जो 3 लाख नए वोटर जुड़े हैं उनके समझ में यह आएगा कि कौन सी पार्टी उनकी हित की है और किस पक्ष में उनका वोट देना ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है आकाश जी, फाइनल कमेंट आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से पार्टी की तरफ से लगातार कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और कार्यकर्ता नेता सभी युवाओं पर खासा फोकस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना फायदा मिलना है? बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखिए। पहले मैं अपने साथी जो प्रवक्ता उनका जवाब देना चाहता हूँ। केंद्र की जो है गैस का दाम इतना लगातार बढ़ क्यों रहा है, साथी बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे। पेट्रोल के दाम जो है लगातार आसमान छू रहे हैं, वो तो केंद्र के हाथ में है। और रही कंपेयर की बात, तो हम कंपैरिजन क्यों नहीं करेंगे? अगर राज्य सरकार इतने अच्छे काम कर रही है तो केंद्र से ही पैसा आता है। हमारे जब धान खरीदने का बात हुआ तो केंद्र ने धान खरीदने के लिए हमें मना कर दिया। कुछ नहीं, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार जो है लगातार सभी को साथ में लेकर काम कर रही है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि कौन से राज्य में गोबर की खरीदी होती है, कौन से राज्य में गौमूत्र का खरीदी होती है। उसके साथ साथ गौ माता की हमारी सरकार सेवा भी कर रही है और लगातार युवाओं को उसमें रोजगार भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए बताऊंगा, आप छत्तीसगढ़ी जो राज्य है वो लगातार प्रदेश में आगे बढ़ता जा रहा है। पहले लोग छत्तीसगढ़ी बोलने में थोड़ा शर्म करते थे, आज आप देखिए लोग खुलकर हमारी जो परंपरा है उसको लगातार हमारी भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस सरकार लगातार बढ़ाने का काम किया है। इस सब भूपेश बघेल के कार्यों से, कांग्रेस के कार्यों से बीजेपी वाले तो पेट में दर्द हो रहा है उनको। ठीक है राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं युवाओं को साधने में, क्या कुछ लगता है आपको कि कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो छत्तीसगढ़ का युवा सोशल मीडिया से जुड़ा है, अखबारों से जुड़ा है, आपके चैनल से जुड़ा है जी। वो एक एक चीज देख रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी जरा शांति से सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। एक एक युवा जुड़ा हुआ है और युवा समझ रहा है कि ये सरकार किस प्रकार से घोटाले कर रही है। तो उनके साथ में पहले दूसरे घोटाले तो छोड़िए, कोल घोटाले, दारू घोटाले और रेत घोटाले, सीमेंट घोटाले, तबादले घोटाले और राशन घोटाले तो गिनती में नहीं रहा। घोटाले का रिकॉर्ड बनाते जा रही है। उसके बाद अभी हाल के 1 महीने में देखिए आप, छात्रों के साथ भी घोटाला कर दिया गया, चाहे पीएससी का मामला हो, एसआई का मामला हो, चाहे बिजली विभाग का मामला हो, चाहे वन विभाग का। युवा साथी बखूबी समझ रही है सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करके। ठीक है, समय का अभाव है। नितिन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी युवाओं को साधने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं, ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो प्रयास किए जा रहे हैं और चुनाव में क्या कुछ नतीजे मिलेंगे इसके? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से कांग्रेस लगातार मैराथन यूथ कांग्रेस की बैठकें कर रही है, बूथ को लेके मीटिंग हो रही है, प्रभारी नेता चंदन जी हों, शैलजा जी हों, लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा जारी है, तो कांग्रेस भरसक प्रयास में रहेगी कि उसकी सत्ता में वापसी हो युवाओं के माध्यम से, क्योंकि युवाओं का एक अहम परसेंटेज छत्तीसगढ़ में है। वहीं 15 साल से सत्ता में रही भाजपा कहीं ना कहीं वापस प्रयास करेगी अपने नए युवा चेहरों को उठा के। जो संगठनात्मक गतिविधियां जो हमारे तक खबरें पहुंच रही हैं कि भाजपा इस बार लगातार बिल्कुल ही नए और युवा चेहरों पे चुनाव लड़कर और खासकर कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सत्ता वापस
पाने की कोशिश जरूर ठीक है, करेगी। बहुत बहुत तो शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय का अभाव इसलिए मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो जिस तरह से अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, ऐसे में चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां इस बार युवा के चेहरे पर चुनाव लड़ने की पूरी कवायद में है और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।